हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम जो भारत रत्न टाटा हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने गरीबों के लिए, अपने वर्करों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। उनका कोई वारिस नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई का हिस्सा 70% गरीबों में दान दिया। जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपना दान नहीं देते, आज रतन टाटा ने अपना सारा जीवन देश के नाम कर दिया। तो आज हम उन्हीं रतन टाटा जी के लिए इस वीडियो में उनकी जीवन गाथा पर आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, रतन टाटा जी उद्योग जगत के सबसे बड़े और सम्मानित आदमी थे, जिन्हें उनके व्यावसायिक कौशल और नैतिकता और परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सरलता का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसने न केवल टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा भी दिखाई। रतन टाटा के जीवन की यह कहानी उनके प्रारंभिक जीवन, चुनौतियों और जीवन पर यह प्रेरणादायक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक संपन्न पारसी परिवार में मुंबई में हुआ था। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परिवार से हैं। हालांकि रतन टाटा का परिवार अत्यधिक समूह था, फिर भी उनका प्रारंभिक जीवन व्यक्तिगत संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने की थी। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में कैसे इनका प्रवेश हुआ? रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने कंपनी के विभिन्न विभागों में शामिल होकर उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर ब्लू कॉलर कर्मचारी के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक प्रक्रियाओं को बारीकी से समझा और कर्मचारियों के जीवन को करीब से देखा। यह अनुभव उनके लिए अमूल्य साबित हुआ, जिससे वे संगठन के सभी स्तरों के प्रति संवेदनशील बने रहे। 1991 में जब टाटा समूह के तत्कालीन चेयरमैन JRD टाटा ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो रतन टाटा को समूह का नेतृत्व सौंपा गया। यह एक महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि भारत उस वक्त आर्थिक उदारीकरण की राह पर चल रहा था और बाजार में तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा था। रतन टाटा के नेतृत्व को यह समय कई लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा, क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम अनुभवी माने जाते थे। रतन टाटा जी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े और साहसिक कदम उठाए। 1998 में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की, जो हम सभी ने अब देखी है, जो पूरी तरह भारत बाजार के लिए बनाई गई। यह टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था और भारतीय ऑटोमोबाइल्स उद्योग में महत्वपूर्ण था। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का अधिग्रहण किया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टाटा समूह की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने वाला कदम था। इसके साथ ही टाटा स्टील ने 2007 में यूरोप की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो भारतीय कंपनी द्वारा सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों में से एक था। रतन टाटा की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक रही टाटा नैनो। 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य हर भारतीय परिवार को कार का सपना दिखाना था। हालांकि यह योजना ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन यह उनके समाज की सेवा के दृष्टिकोण को दर्शाती है। नैतिकता और परिवार कैसे इनका रहा। रतन टाटा केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं थे,
बल्कि एक संवेदनशील और परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया। टाटा ट्रस्ट, जो रतन टाटा के दिल के बहुत करीब है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। टाटा समूह का लगभग 65% लाभ टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकारी कार्यों में लगाया जाता है, जो उनकी समाज के प्रति प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। हमने आपको 70% बताया, इसलिए हम सॉरी चाहते हैं। ये 65% भी ज़्यादा कम नहीं होता है, काफ़ी होता है। रतन टाटा के लिए नैतिकता और ईमानदारी सबसे पहले आती है। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह नैतिक व्यापारिक मानकों का पालन करे और समाज के प्रति अपने दायित्वों की गंभीरता से निभाए। रतन टाटा का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण है। वह व्यक्तिगत जीवन में बेहद सरल और विनम्र आदमी हैं। उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था और हमेशा व्यावसायिक सफलता से अधिक सामाजिक जिम्मेदारियों को महत्व दिया। वह न केवल एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले नेता भी हैं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे सही नेतृत्व, साहसिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी केवल व्यवसायिक सफलता की नहीं है, बल्कि वह समाज के प्रति उनकी सेवा और योगदान की भी है। उन्होंने हमेशा समाज के हित को प्राथमिकता दी और अपने परोपकार के जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में सदैव जीवित रहेगी। रतन टाटा और शांतनु नायडू की यह कहानी भी यह साबित करती है कि उम्र, अनुभव और पद कोई मायने नहीं रखते। जब दिलों की सच्चाई और उद्देश्य की समानता हो तो उनकी दोस्ती न केवल व्यक्तिगत विकास की है, बल्कि समाज के लिए भी अच्छा करने की प्रेरणा देती है। रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती एक अच्छी है। वह एक युवा इंजीनियर उद्यमी है। वे सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे कुत्तों की मदद के लिए एक अनोखा कॉलर विकसित किया। चार ने रतन टाटा का ध्यान खींचा, जो स्वयं पशु प्रेमी है। नायडू की इस पहल से प्रभावित होकर रतन टाटा ने उनका सम्मान किया और शासक नियुक्त किया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और मित्रता हो गई। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी की जीवन पर आधारित एक कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।